अच्छा चले देखें फिर 78, ये तो वही वाला सवाल है कि फहद रिसीविंग इंटरेस्ट फ्रॉम डीबीएल 16% सेमी एनुअली, मतलब उसको डीबीएल से सेमी एनुअली मिल रहा है। अर्थ बैंक ईबीएल हैज इंट्रोड्यूस्ड अ स्कीम वेयर इंटरेस्ट वुड बी कंपाउंडेड मंथली, सेमी एनुअली उसे मिल रहा है, ईबीएल मंथली दे रहा है। वो कहते हैं एट लीस्ट कितना उसे ऑफर करे कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट डीबीएल से ईबीएल में लेकर आ जाए। मतलब हम क्या करेंगे, सेमी एनुअल को मंथली इंटरेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, सेमी एनुअली को मंथली बेसिस पे, क्योंकि एक दे रहा है सेमी एनुअल, दूसरा ऑफर कर रहा है मंथली। तो हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास जो पुराना रेट है वो है 12% है, 16% है, सिक्सटीन परसेंट सेमी एनुअली 16%, और कहता है मंथली ये कितना होगा एट लीस्ट, इसको मंथली में कन्वर्ट कर देते हैं। कि हमने सवाल किए हुए हैं कि एक बैंक अगर हम एक कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है ना, अगर हमने अपनी इन्वेस्टमेंट दूसरे बैंक में लेकर जानी है ना, तो उसके लिए हमने क्या करा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया कि 1 प्लस आई ओवर 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12। नहीं याद आया सवाल? तो 1 प्लस 0.16 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई ओवर 12 की पावर 12। ओके होगी बात? तो अब इसको सॉल्व फॉर एक्स करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 15.4। हाँ जी, अगला सवाल बताएं। इटली का चार्ली है, लेकिन आंसर उन्होंने 98 को आगे पीछे किया। हाँ ये है ऐसा। अगला सवाल बताएं जो आपसे नहीं हुआ। 88। किरण आपने भी किए हैं सवाल या देखे हैं? ये साथ साथ करें, एडिशनल भी पहले ये कर लें जो क्लास में डिस्कस करते तक। कौन से चैप्टर वाले तो मैंने करवा दिए सारे। हाँ वो करवाने हैं, वो भी करवाने। ये खत्म हो गया ऑलमोस्ट। नहीं ये 100 हो गए ना, और अगले 100 रिपीटेड है। करवाऊंगा, मैथ सारा ही करना, मैथ सारा ही। 13 को पेपर है, 12 से पहले खत्म। 12 को शायद 12 को आना, शायद 11 को छुट्टी हो, क्योंकि 12 को ना मॉक होना है आपका, और मैंने मॉक साथ ही डिस्कस भी करना है, यानी मॉक लेना भी है। तो आप इसके बाद आपके पास टाइम होता है ना खुद के लिए, आप देखा करो। मैं यही कहता, वो हमारा जब आपको संडे वाले दिन के लिए टाइम मिलेगा ना, 12 को मॉक होगा, तो वो असाइनमेंट ही तो मैंने देनी है, तो कि ये करके आना पूरी वे मॉक के लिए। तो वो आपकी असाइनमेंट तैयार हो, पहले ये असाइनमेंट हम यहाँ पर कर लेंगे, साथ कर रहे हैं इसलिए कि साथ साथ करो। ये असाइनमेंट मेरे साथ कर लो, वो असाइनमेंट के लिए एक दिन आपको मिलेगा, वो आपने करके आनी है। उसमें जो मसाइल होंगे वो 12 तारीख को हमने डिस्कस भी कर लेंगे, मॉक आपने देना है वो भी डिस्कस कर दूंगा। उसके बाद फिर आप फाइनल तैयार, फिर आप चाहे उसी टाइम भी आपसे टेस्ट ले लिया जाए तो आपका पेपर पास हो जाए। तो ये साथ साथ तैयार करो। अगर आप कहोगे कि एक दफा साल खत्म करवागे फिर आपने पढ़ना शुरू करना है, वो का टाइम नहीं आना। खुद से जो मैं दे रहा हूं कम से कम ये तो तैयार करो। हाँ जी, इसके बाद सवाल बताएं कौन सा है? 83 वाले का आंसर जो मैं 83 वही सर, चार्ली इसका 98 आगे पीछे। ये 98 आगे पीछे है, बाकी सवाल वही है। 489 हाउ मच शुड कामरा नीड टू इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू 10 मिलियन आफ्टर 10 years इफ द इन्वेस्टमेंट कंपाउंडेड क्वार्टरली? ये आंसर ये देख ले, आंसर आ कितना रह रहा है? चार्ली नहीं, आंसर आ कितना रहा है? 489879। 48 987 अच्छा 48 और 98 है, इसको सही कर ले, बाकी यही है। बाकी हो गया था ये सवाल। और सवाल बताएं। 88 86 पे
86 में लिखा हुआ है अ बैंक इज प्लानिंग टू ऑफर कंज्यूमर वेयर इट वुड पे 250,000 पर एनम। देखिए सवाल यहां से पता चल जाता है क्या लिखा हुआ है 250,000 पर एनम। ये क्या चीज है भला, सिंपल ये है क्या? प्रेजेंट आप देखो तो सही, ये एनविटी आर है। वो जब भी अमाउंट एक सीरीज बना रही हो अमाउंट, तो वो एनुटी का सवाल होता है। आगे क्या लिखा हुआ है फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। यहां से क्या पता चला कि ये परपेचुटी का सवाल है। आगे क्या लिखा हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम एंड ऑफ 6 ईयर। तो ये डिलेड एनुटी है, परपेचुटी है या नॉर्मल परपेचुटी है? डिलेड परपेचुटी है। तो सवाल तो हो गया फिर। और 5% कंपाउंडेड एनुअली है। तो सवाल का जवाब तो हमारे पास आ गया T इज इक्वल टू R ओवर I इंटू 1 प्लस I की पावर 5। 6 लिखेंगे 5 लिखेंगे? 5 लिखेंगे 5। 10 बस ये बातें कुछ याद भी रखनी है पेपर में। तो 250,000 ओवर 5% 0.05 इंटू 1 प्लस 0.05 की पावर 5 आंसर है। परपेचुटी डिले परपेचुटी स्टार्टिंग फ्रॉम द एंड ऑफ 6 ईयर। तो अगर आपको ये सवाल याद नहीं है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। परपेचुटी पढ़ी हमने दो है बस, एक नॉर्मल परपेचुटी और एक डिलेड या डेफर्ड परपेचुटी। तो नॉर्मल परपेचुटी तो डायरेक्ट कर देते हैं और डिलेड परपेचुटी कैसे करते हैं? उसका फार्मूला क्या है? आर ओवर आई ओवर 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। तो यहां 6 है तो 6 माइनस 1 किया। ये तो आपको ना फिंगर टिप्स पे आने चाहिए इस सवाल। जो मैं कहता हूं ना कि आपका पेपर 2 घंटे में नहीं 1.5 घंटे में हल हो जाएगा, किए हुए सवाल तो दोबारा अगर आ जाए तो वो तो हो जाने चाहिए। एक नए सवाल पे टाइम लगना चाहिए। लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है अगर वो सवाल आता है पेपर में। अगला सवाल 88। अच्छा इस तरह का सवाल ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ना एक स्पेसिफिक तरीका है। हो सकता है इसका सॉल्यूशन आगे पीछे हो और ना गिवन हो। मैं तरीकाकार आपको बताने लगा हूं कि इस जैसा सवाल आ सकता है पेपर में और आपने कैसे डील करना है, उसका एक स्पेसिफिक तरीका। प्रोजेक्ट एक्स वुड प्रोवाइड एनुअल, इसको इंपॉर्टेंट लिख लो आप भी अपने पास, would provide annual inflow 650, 650, 1 million and 2.5 million। लो मेरे भाई आपके पास एक है इनफ्लो 6,50,000, दूसरा 650, तीसरा 1 मिलियन, चौथा 2.5। ये प्रोजेक्ट एक्स है। फिर एक प्रोजेक्ट वाई है। प्रोजेक्ट वाई में क्या है 3 साल है। उसका पहला है 8949.650, 116.800 और 2068,000 और इसमें कितने साल हैं? 3। कहता है वो रेट बताओ। ये जो डिस्काउंट रेट है ना, डिस्काउंट रेट के बारे में खास बात है। वो पता है खास बात क्या है? इसमें जब भी मसला आता है ना ये प्रेजेंट वैल्यू इसके फार्मूले लगते हैं, कोई और फार्मूले नहीं लगता। जब भी लफ्ज डिस्काउंट रेट होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये नाम स्पेशल नाम इस्तेमाल होता है डिस्काउंट रेट। कहता है बोथ प्रोजेक्ट सेम नेट प्रेजेंट वैल्यू। कहता है वो रेट बताएं जिसमें दोनों की प्रेजेंट वैल्यू आपस में बराबर हो जाए। तो हम क्या करते हैं इनके कैश फ्लो को बराबर रख लेते हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू। मतलब इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी प्रोजेक्ट एक्स की प्रेजेंट वैल्यू और प्रोजेक्ट, बताओ प्रोजेक्ट एक्स की प्रेजेंट वैल्यू में पहला इनफ्लो क्या है 6,50,000 ओवर 1 प्लस आई की पावर 1। फिर 6,50,000 ओवर 1 प्लस आई की पावर 2। आई भी गिवन नहीं है, वही फाइंड करना है हमने। प्लस 1 मिलियन ओवर 1 प्लस आई की पावर 3 प्लस चौथा इसका कितना कैश फ्लो है? चौथा 25,100,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 4 इज इक्वल टू, अब उसकी लिख ले। पहला कितना है उसका 84,965
ओवर 1 प्लस आई की पावर प्लस दूसरा क्या है 1165,800 ओवर 1 प्लस आई की पावर 2 प्लस 2068 ओवर 1 प्लस आई की पावर। पहले तो हमने क्या किया, ये लिखा क्या हुआ भला, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को बराबर लिख दिया है, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू को बराबर लिख डन। अब हमने क्या करना है, अब पहली बात तो यह है कि आप लोग कैलकुलेटर में पुट करने के आदी हो, वो कैलकुलेटर में पुट ही नहीं होगा, कैलकुलेटर में पुट नहीं होना। तो फिर हमारे पास एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका कार क्या है कि इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक तो सिंप्लीफिकेशन ये है कि इन सब में ये 3 जीरो खत्म हो रही हैं, हो रही है या नहीं, नहीं हो रही, क्योंकि कुछ इधर 3 जीरो नहीं है। वो एक और सवाल है जिसमें, अब ऐसा करो, ये जो पहले साल वाला इधर भी, पहले साल वाला इधर, इनको आपस में माइनस कर दो। आपको पता है ना सेम बेस हो तो ये प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 6,50,000 को इधर लेकर जाकर इसमें से जाकर माइनस कर दो, फिर इसको इसमें से जाकर माइनस कर दो, इसको इसमें से जाकर माइनस कर दो, तो ये वाले 3 तो उधर जाकर माइनस हो जाएंगे, तो इधर क्या बच जाएगा 25,100,000 ओवर 1 प्लस आई की पावर 4 इज इक्वल टू 849650। कोशिश किया करो कहां पर जाकर माइनस करो, जहां बड़ी वैल्यू ना उधर जाकर माइनस करो, ताकि आपका आंसर पॉजिटिव है। छोटी वैल्यू साइड पर जाएंगे ना तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा ना, तो उधर लेकर जाओ जहां पर माइनस करने से आंसर पॉजिटिव रहे, ताकि कैलकुलेटर को भी थोड़ा अच्छा लगे। तो 849650 माइनस 650,000, वन 99,650 ओवर 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस, अब ऐसा करो कि ये वैल्यू इसमें से माइनस कर दो, मतलब ये भी इसमें से भी 650,000 माइनस कर दो, कितना आ गया 1165,800 माइनस 650,000 515,800 ओवर 1 प्लस आई की, ये तो पता है ना सेम बेस में वो प्लस माइनस हो सकते हैं। 268 में से 100 माइनस कर दो, 1068 ओवर 1 प्लस आई की पावर 3। अब आपके कैलकुलेटर में ये पुट हो सकता है। अब यहां भी दो तरीके हैं, एक है बैक सॉल्व। बैक सॉल्व का क्या क्या तरीका होता है कि हम बारी बारी चारों रेट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में पुट करेंगे, जिस रेट पे आंसर इन दोनों के बराबर आ गए वो हमारा आंसर होगा। ये हो गया बैक सॉल्व वाला तरीका। क्या तरीका होता है बैक सॉल्व का, कि हो सकता है जो, क्योंकि आंसर ना अज्यूम करके लिखे हुए हैं कि नीचे वाले, हो सकता है इनमें आंसर ना हो, पॉसिबल है, लेकिन आपने करना क्या, दो तरीके हैं, या तो इसको सॉल्व फॉर एक्स कर लो, अब हो जाएगा पुट, अब अपने कैलकुलेटर में एज इट इज पुट करें और सॉल्व फॉर एक्स करें। और दूसरा तरीका कार क्या है बैक सॉल्व, कि आप बारी बारी वैल्यू पुट कर दें, जहां पर ये करीब करीब दोनों सबसे ज्यादा करीब आएंगे वो हमारा आंसर होगा। अगर एग्जैक्ट बराबर नहीं भी आते तो कितना आ रहा है 16.315%। ये चेक कर लो एक दफा अपने कैलकुलेटर में पुट करके, बल्कि पुट करके रख दो, हम अगला सवाल कर लेते हैं, जब जवाब आएगा मैच कर। तो ये हमारा ऑप्शन ए है। नहीं आपने इसको कैलकुलेटर में पुट करके किया है? सर नहीं सिंपलीफाई करती मैंने, मैं इससे पहले तो उसका भी नहीं याद, फिर सारा का उसमें मैं तो नेक्स्ट सॉल्व किया है, उसमें तो रेट की वैल्यू दी थी ना, वो फिर मैंने एक एक सॉल्व करके फिर एंड में किया। कुछ सारा कर लिया लेकिन वो कंटिन्यू हो रहा है, कंटिन्यू। चलो किसी का ना किसी का तो आएगा। किसी का भी अच्छा कैलकुलेटर नहीं है,
अच्छा मोबाइल में पुट करो जल्दी आ जाता है, जिसके पास मोबाइल में कैलकुलेटर है ना उसका आंसर जल्दी आ जाएगा। नहीं आता, नहीं ये जो कैसियो का कैलकुलेटर है आता है भाई। वो तो बिल्कुल सही, यही फंक्शन है सारा एज इट इज। इसमें जो आता है वो लैपटॉप में जो आता है उसके सर आया है -0.9 माइनस क्या आ गया? -0.9। आपने पावर इधर भी 1 लिखी हुई है, इधर भी 1 लिखी हुई है, उधर 4 लिखनी है। तो जाहिर सी बात है 24.0 इतना 24 सबके अपना अपना आ रहा है, सवाल एक है। 65 पर सर वहां पे लास्ट में लेता क्या हुआ? सर 24.2 कितना? वहां पे 10 लाख में है वो एक्स वाली जो ये 1 मिलियन है, हाँ 1 मिलियन। लेकिन इधर मैंने वो सही किया हुआ, 24.2 सबका यही है। और मैंने पहले ही कहा था क्योंकि ये ना इसके मेन क्या है कि इसकी ना इस एक वैल्यू में ना डाउट है, या ये गलत है या ये गलत है, तो ये वैल्यू पूरी करने के लिए लिखी हुई है। तो अगर सही वैल्यू लिखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो सकता है कोई और आंसर हो, ये 16.315 भी ना हो, लेकिन तरीका कार यही है। आगे एक सवाल 1-2 आएंगे जिसमें ये बिल्कुल ठीक है, तो वहां पर आपको मेरा एडमिट कार्ड आ गया सबका ही आ जाना है। सर जी, तो फिर 65 आ रहा क्या है। आपने कोई वैल्यू गलत पुट की होगी, 24 वालों का ठीक आंसर है। आ जाएगा आ जाएगा, आज ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, बल्कि 89 तो हो गया होगा आपका। अब आप मुझे अगला सवाल बताएं जो आपसे नहीं हुआ, बाकी हो गए थे। चलें, तो कल फिर आपने नेक्स्ट 50 करने हैं, और कल मैंने क्योंकि कल आपके ना जो मुझसे पूछने वाले सवाल होंगे वो कम हो गए, तो हम लीनियर प्रोग्रामिंग कल शुरू कर देंगे, जी सर। ठीक है? तो अभी आप सैंपलिंग निकालो, कुछ बातें मैं सैंपलिंग की आपको बता दूं, और फिर असाइनमेंट पे चलते हैं उसकी। डायरेक्ट सैंपलिंग की डायरेक्ट सैंपलिंग सर क्या ट्रैक कर रहा ये बात नहीं है। हूं? ये असाइनमेंट डायरेक्ट शुरू हुआ। अच्छा, सैंपलिंग से पहले ना जो आपने लेक्चर सुने उसमें जो जो चीजें आपको मसले वाली थी उसको पहले हम देखते हैं। अच्छा, सर जी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो होता है, अगर 95% लेवल ऑफ वो है कॉन्फिडेंस, तो 5% लेवल सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यही मुझे लग रहा है। अच्छा, एक जो आपका मेन सवाल है ना जो पेपर में 2 नंबर का आता है उसको तो पूरा कर, और हो सकता है आप में से अब भी किसी को आ जाए। हाँ जी, वो सवाल देखिए जरा, वो आता है कि सेट द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। सवाल हल करने के लिए तो शायद आपने लेक्चर में ये बात सुनी होगी कि कुछ ना पता चल रहा हो तो 1 टेल और 2 टेल वाला काम, ठीक है? लेकिन पेपर में एक और आसान तरीका भी है, वो पेपर में एज इट इज क्वेश्चन भी आता है। वो सवाल क्या है? सेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अच्छा, आपने लेक्चर ले लिया ना, तो फिर हम जब सवाल करेंगे तो उससे भी फिर अगर कोई इशू आएगा तो सवालों के साथ ही मैं डिस्कस करता जाऊंगा, ठीक है? आपको याद होगा कि आपने एज नॉट सेट करना होता है और फिर एज 1 या एज ए। अगर यहां पर हम लिखते हैं ना म्यू इज इक्वल टू 50 या 500, तो ये होगा म्यू इज नॉट इक्वल टू 500, ऐसा है ना? या यहां पर क्या लिखते हैं? म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 500 होगा ना, तो ये क्या होगा? म्यू लेस देन 500। या ये हो सकता है म्यू
लेस देन इक्वल टू 500, तो फिर ये क्या होगा, म्यू ग्रेटर देन इज इक्वल म्यू ग्रेटर देन 5। ऐसा ही है ये बात, ये वाला लेक्चर सबने लिया हुआ है। अच्छा, इसमें एक बहुत पेपर में जब ये सवाल आता है ना कि बताओ इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, पेपर में जब सवाल आता है तो इसमें एक बहुत जबरदस्त निशानी है। वो निशानी ये है कि अगर आप देखें कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कभी भी इक्वल का साइन नहीं होगा। अब आप देखें पहले में क्या था, इज नॉट इक्वल टू, दूसरे में क्या है, लेस देन है, लेकिन लेस देन आर इक्वल टू नहीं है। लेस देन है बट लेस देन आर मतलब जो इक्वल का नीचे साइन लिखा होता है वो नहीं है। आखिरी में ग्रेटर देन तो है बट ग्रेटर देन आर इक्वल टू नहीं है। तो ये बात कंफर्म याद रखें कि अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ इक्वल का साइन होगा वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो सकती। ये बात याद रहेगी। अगर आपके यानी हाइपोथेसिस के साथ इक्वल का साइन है तो वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो ही नहीं सकता। अगर आपकी किसी ऑप्शन के अंदर ऐसा है तो आपने उसको गलत करार दे देना कि ये हो ही नहीं सकता। और ऊपर देखें, नल हाइपोथेसिस के अंदर हर हाल में इक्वल का साइन है। पहले इक्वल है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, फिर लेस देन और इक्वल टू है। इसका साफ साफ मतलब यह है कि अगर नल हाइपोथेसिस में वो इक्वल का साइन ना दे तो वो नल नहीं हो सकता। फिर तो यहां से भी आपको सही पता चल जाएगा, ये बात कंफर्म है। दूसरा, अगर वो कहता है एवरेज लेस देन 50 है तो ये अल्टरनेटिव बता रहा है या नल बता रहा है? एवरेज लेस देन 500 है, अल्टरनेटिव बता रहा है, लेस देन 500 बता रहा है। इसका मतलब उसने इक्वल का साइन साथ, अगर वो बताए उसकी एवरेज लाइफ एट लीस्ट 400 है, फिर तो ये अल्टरनेटिव बता रहा है या नल बता रहा नल बता अल्टरनेट है? एट लीस्ट, एट लीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम कम से कम साइन कौन सा आता है? साइन बताया करो। कम से कम का मतलब साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू आएगा, ग्रेटर देन आएगा, लेस देन आएगा। एट लीस्ट प्रोबेबिलिटी नहीं पड़ी, ग्रेटर देन और इक्वल एट लीस्ट में आता है ग्रेटर देन आर इक्वल टू। तो ये नल है या अल्टरनेटिव है? नल है। जब नल का पता चल जाए अल्टरनेटिव उसको उलट बना लेते। तो ये 2 नंबर का सवाल आप में से किसी ना किसी को जरूर आता है और ये फ्री के नंबर है। क्या निशानी बताई बोला? अल्टरनेटिव के साथ इक्वल का साइन नहीं आ सकता और नल इक्वल के बगैर नहीं आ सकता। और अगर वो आपको खुद कह दे कि एवरेज इज लेस देन 500, इसका मतलब है वो नल कौन सा बता रहा है? अल्टरनेटिव बता रहा है। और अगर लेस देन और इक्वल टू 500 तो नल बता रहा है। अब नल वो लिख लेना, अल्टरनेटिव उसको उलट लिख लेना। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो नल हाइपोथेसिस है ये इसके साथ ये बना सकता है, इसके साथ भी ये बना सकता है और इसके साथ भी ये बना सकता है। मतलब अगर वो कहता है ना कि मेरे पास एच नॉट म्यू इज इक्वल टू 500 है और एच वन म्यू लेस देन 500 है, तो क्या ये ऐसा हो सकता है? तो आंसर इज यस, हो सकता है, ये हो सकता है। और अगर वो कहते हैं एक और ऑप्शन कि म्यू इज इक्वल टू 500 या कुछ ऐसे बना लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 500 और म्यू लेस देन 500, तो इसमें अगर आपसे पूछे बेस्ट आंसर कौन सा है, ये दोनों सही आंसर है। बेस्ट क्या है? ये तो ओरिजिनल है ना कि एक पता है ना नल और अल्टरनेटिव एक दूसरे को उलट साइन होते हैं। ये बात सबको याद है या जैसे लेक्चर हमने तो एक लेक्चर लिया ना? अच्छा, एक नहीं लिया। क्लियर होगी बात ये? चले जी नेक्स्ट, फिर आगे चलते हैं। वो इसको बुलाओ, कुछ चीजें बतानी है। ये ना कि अक्सर आजकल ना पेरेंट्स के फोन आते हैं कि वापस आ जाओ, ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि आजकल ना वो चल रहा है। ये बात क्लियर होगी? ये एक सवाल है आपका, अगर कोई परेशानी है तो पूछ ले इसमें से। और इसका सवाल भी हम देख लेते हैं, शायद अगर इस असाइनमेंट में है तो ठीक है, नहीं तो जो दूसरी असाइनमेंट है उसमें तो है ही ना। थोड़े बहुत क्वेश्चन है तो ऑप्शन नहीं, तो वो क्वेश्चन है सर जी, क्वेश्चन बट इज टी टेस्ट
नहीं इधर नहीं है वो ना, दूसरी असाइनमेंट में क्वेश्चन आया हुआ इस तरह का, उसमें वो देख लेना। सर इसके बाद भी फाइनल वो इसके बाद वो जो आपको ना मॉक के लिए देनी है, ये तो मैं खुद ही करवा दूंगा ना, वो खुद आपने कर। अच्छा, इसके बाद एक येट्स करेक्शन की बात आप लोगों ने बताई। जो येट्स करेक्शन होता है ना, वो कब लगता है, किसके साथ लगता है? जब 2/2 का कंटिजेंसी टेबल हो, और वो हमेशा उसमें O माइनस E में से 0.5 रिड्यूस होता है हमेशा। इसके बारे में 3 बातें हैं। कब लगता है? जब 2/2 का कंटिजेंसी टेबल गिवन हो। किस में लगता है? काई स्क्वायर के अंदर लगता है। अच्छा, काई स्क्वायर में भी तो 2 है, एक है टेस्ट ऑफ एसोसिएशन, एक है गुडनेस टू फिट टेस्ट। एक है टेस्ट एसोसिएशन और एक है टेस्ट ऑफ गुडनेस। अच्छा, इनमें भी फर्क है। मतलब 2 बातें हैं। एक है एट्रीब्यूट्स की एसोसिएशन चेक करना, एट्रीब्यूट्स का रिलेशन क्वालिटेटिव डाटा का, तो इसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। और अगर वो कहता है ना डिफरेंस बताए ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, तो फिर कौन सा टेस्ट होता है? उसे कहते हैं टेस्ट ऑफ गुडनेस टू फिट। और डिग्री ऑफ फ्रीडम कहां का इस्तेमाल होता है भला? टी टेस्ट में भी इस्तेमाल होता है और काई स्क्वायर के दोनों में। गुडनेस टू फिट टेस्ट में भी होता है, टेस्ट ऑफ एसोसिएशन में भी होता है। उसके 2 सवाल है, वो 2 सवाल ही पेपर में आते हैं। 2 सवाल, एक वो कार वाला और एक प्रोबेबिलिटी वाला। ये 2 ही सवाल है और वही पेपर में आते होते हैं, बस वही करके जाना आप। ये कौन सा क्वेश्चन है? कंपेयरिंग द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड एक्सपेक्टेड। ये टेस्ट ऑफ गुडनेस टू फिट टेस्ट है। और अगर एट्रीब्यूट्स की एसोसिएशन देखनी है, वो टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। मतलब है ये दोनों का स्क्वायर ही, फॉर्मूला है ना? नहीं फार्मूला भी सेम है। तो फिर इसमें क्या है? मतलब वो पेपर में कह देगा कि जी एट्रीब्यूट्स को टेस्ट करने के लिए गुडनेस टू फिट टेस्ट लगेगा या टेस्ट ऑफ एसोसिएशन लगेगा। ये पूछेगा। हाँ, इस तरह से पूछेगा। हाँ जी, अब आ जाए अपने अपने सवालों पे। हम कुछ क्वेश्चन इसके हल कर लेते हैं। अच्छा, पक्का बता दो। अच्छा, कैसे बताऊं? ट्रकालॉजी मेथड से ये प्रॉपर क्या करोगे? सुभाष साहब ने बताया नहीं, पूछ लेना था। वो उसमें ही तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होता है। चौथा टेबल है। चलो, हमें वैसे भी काई स्क्वायर में भी चाहिए था। ये टी आ गया और ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ जी, बताओ किसका टेबल देखना है आप? 5% का। अब ये 2 बातें हैं जी। ये टेबल से इन्होंने कहा कि हमें चाहिए, एक होता है 5%, एक होता है 95। ऐसे एक ही बात है कि ट्रकालॉजी मेथड मतलब क्या है? इसको करो 2 पे डिवाइड करो जरा। क्या 2 पे डिवाइड करना? वो जो इसमें से वैल्यू पॉइंट है, मैं अभी आपको करवाता हूँ, पहले ये करो तो सही। 4.7 डन। अब एक तो तरीका है कि हमें पता है कि 5% और 95% में जी अल्फा बाय 2 एक ही होता है, और वो कितना होता है? 1.96। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप ऐसा करो कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है, कॉन्फिडेंस इंटरवल, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं, कॉन्फिडेंस इंटरवल, उसको 2 पे डिवाइड कर दो। ठीक है, आ गया 0.4। क्योंकि ये तरतीब में गिवन है, ये कोई रैंडम नहीं है, तरतीब है एक। तो आपने 0.475 टेबल के इस जगह पर ढूंढना है। ये जो एरिया है ना, जिस एरिया पर मैंने हाईलाइट किया है, इस एरिया में कौन सी वैल्यू ढूंढनी है? ये एग्जैक्ट मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इसके करीब करीब देखनी है, जो सबसे ज्यादा करीब होगी।
अब हमने देखा 0.475 को ढूंढना शुरू किया, तो देखो ये आपने क्यों इधर उधर देखा, कोई एक लाइन ले लो या आप देखो ये 47 में पहुंच गया, आज क्या है 0.475, ये 476 है, वैल्यू मिल गई। अब यहां पर देखा तो 1.9, अब ऊपर भी जाकर देखो इसी को, तो ये क्या आ जाएगा 1.96। असल में क्या किया 1.9 प्लस 0.06, दोनों को प्लस करना होता है जैसे लॉग में करते होते हैं, इसमें भी यही कर, तो 1.96 कोई भी आप बता दें उसको 2 पे डिवाइड करना है। कोई और एक और इंटरेस्टिंग बताता हूं, 90% को देखते हैं, 90% या 10% एक ही बात है, 90% को 2 पे डिवाइड किया तो 0.45 आ गया, ठीक है। अब 0.45 को टेबल में ढूंढते हैं, 0. ये देखिए ये 41 42 45 ये 45 आ गया। अगर आप ये देखो, बल्कि ये ना देखो, ये देखो ये है, इनको अगर आप देखो ना तो ये 0.45 का जो ए दोनों एग्जैक्ट डिफरेंस पे है। अगर ये वैल्यू मैं देखता हूं तो ये 0.0005 ज्यादा है, और अगर मैं ये देखता हूं तो 0.0045 कम है। अगर इन दोनों में से कोई एक भी ज्यादा करीब होती मैं वो वैल्यू ले लेता। अब आई कैप ने किसी और तरीके से किया हुआ है, ओरिजिनल रूल कोई और है। ओरिजिनल रूल ये है, वो कहता है ऐसा करो कि दोनों की वैल्यू पकड़ो, एक की वैल्यू आती है जनाब 1.64 और एक की वैल्यू आती है 1.65। आई कैप क्या कहता है, आई कैप ये बड़ी वैल्यू ले रहा है। जब दोनों एग्जैक्ट आते हैं ना तो आई कैप कौन सी वैल्यू कंसीडर करता है, बड़ी वैल्यू। ओरिजिनल तरीका कार क्या है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करके लेते हैं, जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। हाँ, अगर एक वैल्यू थोड़ी सी भी ज्यादा करीब होती फिर एवरेज नहीं लेते, फिर वो वैल्यू लेते, ठीक है। और अगर दोनों में से एक और वैल्यू भी देखते हैं, तो अगर इसको प्लस करके 2 पर डिवाइड करोगे तो भला कौन सी वैल्यू आती है 1.645, लेकिन आई क्या करता है 1.65 ले लेता है, 1.645 नहीं लेता। 99% का करो जरा, 99 को करो डिवाइड, 0.99 डिवाइड बाय 2 495। अब देखिए आप कहते हैं ये कौन सा 49, ये देखिए 49 की लाइन पे चलते जाते हैं, ये 495 आ गया। अब ये 4951 है और ये 4949 है, और यहां पर देखें तो ये क्या बन रहा है 2.5, तो ओरिजिनल तो ये बनता है 2.575, लेकिन हम ले रहे थे 2.58, हम बड़ी वाली ले लेते हैं। ये 2.5 इधर है, ऊपर जाकर देखो तो 8 है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट बराबर है। हाँ, अगर कोई थोड़ा सा फर्क एक ज्यादा करीब होती, चाहे 0.1 से भी क्यों ना हो, तो फिर तो अब लेनी जब बड़ी वैल्यू है बात ही खत्म हो। ये ना छोटी वैल्यू ज्यादा करीब आ रही हो तो हम बड़ी वैल्यू ले ले, ये बात गलत होगी। ये मेरे ख्याल में कोई वैल्यू एक है, 58 को डिवाइड करें जरा कितना आता है, 58 को 0.49 आएगा, 0.29, 98 को यार 98%, 0.49 अगर हम देखें तो 49, ये 4193 आ गया, ये 4901, हाँ ये देखिए यहां पर ये आगे करिए, ऐसा है ना, ये 49 के तकरीबन दोनों आपको, यानी इन दोनों में से एक ज्यादा करीब है। कौन सी ज्यादा करीब है, 4898 या 4901, तो ये वैल्यू ले लेंगे। ये 2.33 आता है ना, 2.33 आ जाएगा, ठीक होगी बात, पक्का। तो वही है, अगर 6 वैल्यू के अलावा कोई भी वैल्यू आ जाए, अगर सपोज दैट आ जाता है 6% तो 94% बन जाएगा, और अगर आ जाता है 4% तो 96% आ जाएगा। तो 96 को 2 पे डिवाइड करो, इस टेबल में देखकर उसकी वैल्यू देख लो। ये ना, ये तो आप लोग अब आप ना वो शहीन बच्चे बन गए हो, वरना हम तो
मुझे अभी तक ये वैल्यू सारी जुबानी याद है, ये जो हमारे सिलेबस में रिलेट करती थी ना, बीएससी में मैंने पढ़ा था ना इसको, तो वो सारी वैल्यूज ऐसे जुबानी याद होती। मुझे तो घर वालों ने कैलकुलेटर नहीं दिया था, मैट्रिक के बाद दिया था। उन्होंने कहा कि सबसे बगैर कैलकुलेटर के कैलकुलेशन किया करो। उन्हें कैलकुलेटर की इजाजत थी, मैं वो तो स्टैट्स का भला करे अल्लाह कि वो स्टैट्स में कैलकुलेटर के अलावा हो ही नहीं सकता था, वरना ये सारे स्क्वायर रूट स्क्वायर सारे मुझे जुबानी याद होते थे। एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए ये चीजें फिर वो तरीकाकारी याद रखते थे। 2+2 क्या है? हाँ वही ना, अभी वो आ गया मसले में, कैसे आ गया। चले आए जरा अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। अच्छा, आपने किसी ने असाइनमेंट को तो नहीं हाथ लगाने की कोशिश की होगी, चलो आपने किया है। चलो अब जी, 45 अब अगर हम ये क्वेश्चन करने लगेंगे ना, आप देखें कि हमारी इसके टोटल 87 क्वेश्चन, तो आज ही ये सैम्पलिंग के सारे क्वेश्चन हमारे हो जाने हैं। कुछ मैं करवा दूंगा, कुछ आप लोगों ने घर का लेना है, तो सैम्पलिंग वाला सारा टॉपिक आज ही कंप्लीट हो जाए। अब आपने एक मेहरबानी करनी है कि इसको इग्नोर नहीं करना। एक दफा किताब को जो मैंने पढ़ाया आपको, और किताब से मैंने आपको पता है कि लेक्चर्स के अंदर किताब रीडिंग करवाई है या नहीं, बुक रीडिंग नहीं करवाई, बस वो आप ले ले कौन। लेक्चर में नहीं पढ़ा। अच्छा चलो मैं ना वो भी बता दूंगा कल, क्योंकि कल इसका फाइनल लेक्चर कर देते हैं। कल हमारा लीनियर प्रॉमिंग भी हो जाएगा, सॉरी फाइनेंस तो हो गया, लीनियर प्रॉमिंग हो जाएगा, और यहाँ पर सैम्पलिंग को कल ओके करते हैं। कल जुम्मा है ना, तो हफ्ते वाले दिन प्रोबेबिलिटी को टाइम दे देते हैं, हफ्ता पूरा प्रोबेबिलिटी यानी संडे को कल जुम्मे के बाद ही, क्योंकि 1 बजे वाली क्लास तो नहीं होगी क्योंकि नमाज का टाइम होगा। सच बात तो मैंने 2 क्लासेस सच बात कह रहे हैं, मैंने 2 क्लासेस ली। कब? एक जुम्मे के पहले, एक जुम्मे के बाद। जुम्मे के, हाँ तो 2 बजे तो वो क्लास ले सकते हैं ना, क्योंकि मैंने तो 2 बजे मेरी दूसरी क्लास होगी, 2 सवा 2 बजे, तो मैं तो 3 बजे के बाद ही क्लास लूंगा कल। आपको ये वाली देंगे ना? हाँ बस मैं एक ही क्लास लूंगा। चलें आए जरा, सबसे पहला सवाल देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है। रैंडम सैंपल ऑफ 50 आइटम्स with replacement of a infinite population, summation x minus x bar का square 700, standard error of mean will be। ये आपके रजिस्टर में सवाल हल किया हुआ है, और अगर मैं इसका आंसर बताऊं तो आप आंसर भी आपको याद होना चाहिए। कैसे याद होगा? स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन किसके बराबर होता है? सिग्मा एक्स बार के, और ये किसके बराबर है? सिग्मा ओवर एन। और स्टैंडर्ड नहीं है, वो कैसे फाइंड करेंगे? समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n माइनस 1 अंडर रूट। तो 700 को मैं 49 पे डिवाइड करके अंडर रूट ले लूंगा। याद आ गया सवाल या नहीं? 2.7 2.377 ओवर अंडर रूट 50, तो आंसर आ जाएगा। सर जी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? हाँ जी 0.5। 0.535। सवाल भी याद आया? जी जी। अगला सवाल देखिए। अच्छा ये सवाल मैं आपको करवा देता हूँ कंप्लीट ही, ताकि जिनको उस सवाल हल करने में जहां पर इशू है तो मुझे बता देना कि सर ये जगह हमें बता दें, मैं वो ज्यादा डिटेल में बता दूंगा। A pharmaceutical company claims that the amount of alcohol in each bottle of a drug is 0.750। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, दवाइयां बनाने की कंपनी है, वो कहती है कि जनाब उनकी हर बोतल के अंदर इतना अल्कोहल होता है। हमने 50 बोतलें ले ली सैंपल के तौर पर, बताओ जी टेस्ट लगेगा या टी? किस वजह से? भला n 30 से बड़ा है। और वैसे भी याद रखें, n 30 से बड़ा होना, हर डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होकर किस में चली जाती है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो जी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, जो जी टेस्ट है ये किसको कहते हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो सारी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। छोटा n रहता है तो हर एक की अपनी अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, लेकिन अब जब n बड़ा हो जाए तो हर डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन जाती है? ना हाँ, एक सूरत में जब p लेस देन 0.051 हो तो फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगता है। n बड़ा हो और p 0.1 से कम हो, ये शर्त याद है ना पॉइजन की? पॉइजन का लेक्चर दिया था ना, तो वहां 0.5 होगा, वो 0.05 पहले था, अब ये चेंज हो गई है शर्त, अब ये 0.1 हो गई है। जो पहले था अब वो 0.5 ही था,
अब ये 2022 के बाद ना ये शर्त चेंज हो गई है, तो कंडीशन 0.5 है। चले जी, आगे वो कहता है कि जिसका मीन, ये वाला जो मीन गिवन है ये म्यू है या एक्स बार है? ये जो 0.767 है ये एक्स बार है, और आगे स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन है। बताओ ये जो 0.767 है ये म्यू है या एक्स बार है? एक्स बार। मैंने आपको, आप लोग पता नहीं किधर रहते हो, Sample मैंने कहा size जब भी सैंपल सेलेक्ट कर लो ना, तो उसके बाद जो इंफॉर्मेशन होगी ना वो सैंपल की होगी। और क्लेम सैंपल के बारे में नहीं होता, क्लेम किसके बारे में होता है? पॉपुलेशन के बारे में। तो ये आपका जो क्लेम है ये म्यू है, सैंपल एन हो गया, ये एक्स बार हो गया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। कहता बताओ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना है? 6%। अगर 6% है तो ये कितना हुआ? 90, और 94% पे कितना होता है? 1.88। 1. डन। उसके बाद वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बिकम ट्रू। कहता है रिजेक्ट करेंगे। पहले वो कहता है कैलकुलेटेड वैल्यू, ये टेबल वैल्यू है। क्या टेबल वाली ठीक लिखी हुई है? गलत है। ऑल ऑफ द आप ये भी फिर नहीं हो सकता। अब पहला, सबसे पहले हमने लिखना है एच नॉट, जो ओरिजिनल तरीकाकार है। म्यू इज इक्वल टू 0.750, H1 mu is not equal to 0.750, alpha is equal to 6%। यही है ना? सवाल भी किए थे या बस लेक्चर सुना था? ये भी तो तीसरा, z किसके बराबर होता है जनाब इसमें? x बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर n अंडर। तो x बार इसमें कितना है? 0.767। मिल गया ना क्वेश्चन से? 0.767 माइनस म्यू कितना है? डिवाइडेड बाय सिग्मा कितना है इसमें? 0.06 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 50। बताओ इस z की जो वैल्यू आती है ना, इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू। जो z की वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं? कैलकुलेटेड वैल्यू। तो बताओ कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आ गई? 2.003। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये तीसरी ऑप्शन भी गई। जी कैलकुलेटेड वैल्यू कहते हैं जो हम खुद कैलकुलेट करते हैं फार्मूला का। तो ये बात तो कंफर्म हो गया, आंसर ऊपर वाला ही है। ठीक है ना? बट क्योंकि हमने तो सीखना है ना कि हमने इसको हल कैसे करना है, तो कहता है आगे चलते हैं। चौथे नंबर पर क्या है जी? क्रिटिकल रीजन। तो जी अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या है जनाब? 1.88। अब यहां पर देखेंगे, टू टेल है वन टेल है? अच्छा वन टेल और टू टेल कैसे पता चलता है? एच नॉट को देखकर या एच वन को देखकर? वन टेल और टू टेल एच वन को देखकर। हमेशा याद रखें, आपको ये अगर पता चले कि वन टेल है या टू टेल है, ये किससे पता चलता है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब बताएं पॉसिबल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती हैं? या होता है म्यू इज नॉट इक्वल टू, या होता है म्यू ग्रेटर देन, या होता है म्यू, ऐसा ही है ना? तो अगर म्यू इज नॉट इक्वल टू हो तो ये टू टेल होता है। इसका मतलब है बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। इससे ये भी वन टेल है और ये भी वन टेल। ये बात समझ लगी है? पहली बात कि अगर वो आपसे ये पूछे सवाल कि जनाब आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वन टेल है या टू टेल है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हम कहेंगे जी बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज नॉट इक्वल टू है तो ये टू टेल है, और अगर ग्रेटर देन या लेस देन है तो फिर ये वन टेल है। अब यहाँ ये टू टेल है या वन टेल है? टू टेल है। तो हर क्वेश्चन टू टेल हो? नहीं, हर क्वेश्चन नहीं होता टू टेल। अगर ये वो खुद जब वो क्लेम बताता है ग्रेटर देन या लेस देन कहेगा तो फिर तो टू टेल नहीं होगा। अच्छा अब ये सवाल जरा गौर से देख लें। एक
फजूल सी निशानी बताता हूं, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो ना तो ये रिजेक्ट होता है। कैलकुलेटेड वैल्यू अगर बड़ी हो जाए तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। और ये आपने नॉर्मल ओरिजिनल तरीका ये होता है कि कुछ इस तरह से हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां पर ये 0 होता है, ये जो आपने वैल्यू फाइंड किया है ना, नेगेटिव वैल्यू इधर है, पॉजिटिव पॉजिटिव वैल्यू इधर है। ये जो 0 के साथ रीजन होता है ना, ये एक्सेप्टेड रीजन होता है, और जो दूसरी साइड पर होता है वो क्या होता है, रिजेक्टेड रीजन। अब आपने जो वैल्यू कैलकुलेट की, जो अपनी डिस्ट्रीब्यूशन से वैल्यू फाइंड की, वो देखते हैं कि इन 4 में से किस रीजन में जा रही है। वो 1 2 है ना, तो 2 किधर जा रही है, इस एरिया के अंदर 2 इधर कहीं आएगी ना, इधर कहीं आएगी, जहां मर्जी आएगी, आएगी तो इधर ही ना। तो ये सारा रीजन कौन सा भला, रिजेक्टेड रीजन है। तो आप किसको रिजेक्ट करोगे, नल हाइपोथेसिस को या अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस? याद रखें, जो यहां से आंसर आएगा ना वो नल हाइपोथेसिस का होगा, हमेशा नल हाइपोथेसिस का होगा। तो इसका मतलब है आपने कर दिया रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, और एक्सेप्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, एक्सेप्ट। अब एक और बात भी इसमें है, वो जो आप लोगों ने इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है, ये रियल डिफरेंस है या बाय चांस या सैंपलिंग की वजह से है? रियल डिफरेंस है। अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं ना, तो रिजेक्ट का मतलब है कि ये डिफरेंस एक्चुअल है, ये बाय चांस डिफरेंस नहीं आ गया। ये डिफरेंस क्या है, अगर हम इसको एक्सेप्ट करते तो हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंस आया है ना वैल्यू के दरमियान में, ये बाय चांस आया है या ड्यू टू सैंपल है। क्लियर होगी बात? अब एक और बात करते हैं, क्योंकि ये तो क्वेश्चन जब आपने करने बैठना है ना, तो ये आपके सवाल रुकेंगे ही नहीं। एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता होगा या आपके रजिस्टर पे नहीं हल हुआ होगा, एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं। मैं आपको ना इसकी बुक पे लेकर जाता हूं, देखिए यहां पर आप देख लें, while assessing the accuracy of packed weight of 1 gram sugar, quality controller estimate that the standard deviation कितना है, how large sample must be taken, find क्या करना है, how large sample। n का फार्मूला याद है, ये भूल गया? हाँ जी, वैसे तो मेरा दिल करता है कि किरण से पूछें आज सवाल सारे। z अल्फा बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर e होल का, यही होता है ना सैंपल साइज का फार्मूला। अब देखिए जरा, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, और मीन वेट विल नॉट एक्सीड 0.01, ये क्या है भला, e। और आपको पता है ना वैल्यू यही सारी 2-3 होती है इसके अंदर। तो z अल्फा बाय 2 95% पे कितना होता है, 1.96। सिग्मा गिवन है 0.05, ई कितना है 0.01 का स्क्वायर, आंसर आ गया 96.04 आ रहा होगा। ये बात समझ लगी? 0.01 ई कैसे? द एरर ऑफ एस्टिमेट, तो एरर ऑफ एस्टिमेट या स्टैंड सैंपलिंग एरर, ये ई को तो नाम मैंने लिखवाए थे ना, ई के नाम क्या लिखवाए थे, सैंपलिंग एरर, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन, और ट्रू वैल्यू विद इन मीन, ये इसके नाम ही है। ये ना मैं कहता हूं कि यहां पर टाइम लगाने की बजाय ना, ये सारे सवाल हमने किए हुए हैं क्वेश्चंस के अंदर, कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये सारी असाइनमेंट कल बैठ के कर लेनी है, ये हो जाएंगे सारे के सारे हो जाएंगे। कोई अगर सवाल नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। अभी हम चलते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है इसकी थ्योरी, मैं वो हाईलाइट भी करवा देता हूं और रीड भी करवा देता हूं कि आपने किस पर फोकस करना है। पहले काई स्क्वायर में आए जरा, वैसे तो जो मैंने लिखवाई है ना वही है, 2-4 बातें हाईलाइट कर लो। हाँ जी, सबसे पहले वो क्या कह रहा है जनाब, निकालो अपनी अपनी बुक्स निकालो।
युवा तो चली गई तो पार्टी। हाँ ये वैसे पार्टी जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आवाम थोड़ी है। हाँ वैसे भी एक दो और धमाके हो गए हैं तो वैसे ही आवाम और कम हो जाएगी। ये ना हो कि खबर लीक हो जाए और वो पहुंचे हो सारे पार्टी वाले दिन। A chi-square test used to determine whether there is a significant difference between observed frequency and expected frequency। ये तो आपने डेफिनेशन भी पढ़ ली होगी तो पता चल गया होगा। किसके दरमियान फर्क होता है? ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान। ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के दरमियान। ओ अल्लाह के बंदो फार्मूला क्या पढ़ा है? O माइनस E, यही तो फार्मूला है। O स्टैंड फॉर ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी और E स्टैंड फॉर एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। फिर वो कहता है इट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फॉर मेजरिंग इंडिपेंडेंस। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है। ये किसको मेजर करता है? इंडिपेंडेंस को, कि आपके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं या इंडिपेंडेंट है, एसोसिएट है या एसोसिएट नहीं है। फिर इट आस्क वेदर द नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच कैटेगरी डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एंड वेदर एनी डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड, वही बात दोबारा उसने कर दी। ये तीन बातें इसके अंदर हमने सीखी। पहली बात क्या सीखी कि जो काई स्क्वायर है वो एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का सिग्निफिकेंट डिफरेंस को मेजर और ऑब्जर्व करता है। फिर दूसरी बात पढ़ी, ये इंडिपेंडेंस को भी मेजर करता है। और तीसरी बात क्या है इसके अंदर कि ये जो वैल्यू उसने लिखी हुई है कि वेदर इज, ये तो वही दोबारा उसने बात को रिपीट किया हुआ है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी वाले के बाद। यहां पर ये दोबारा बात उसने रिपीट की है। ये देख लें कि ये ही ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहा है। A cut off value of chi-square given in the confidence level, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये कट ऑफ वैल्यू से क्या, मैं ये जो कट ऑफ वैल्यू बता रहा है ना, ये वैल्यू कहता है ये इसका कौन सा रीजन है? एक्सेप्टेड। और ये कौन सा है? रिजेक्टेड। यहां पर देखिए वो कहता है नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड इफ द chi-square वैल्यू कैलकुलेटेड ऑफ द डाटा इज ग्रेटर देन कट ऑफ वैल्यू। अब कट ऑफ वैल्यू ये किसको कह रहा है भला? टेबल वैल्यू को कह रहा है या कैलकुलेटेड वैल्यू को कह रहा है? टेबल वैल्यू को कह रहा है। कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द डाटा अगर बड़ी होगी कट ऑफ वैल्यू से तो हम रिजेक्ट कर देंगे हाइपोथेसिस को। ये पेपर में एज इट इज लाइन आई हुई है, दोबारा सुने। कट ऑफ वैल्यू किसे कहेंगे? टेबल वैल्यू को। अब आप मुझे बताएं, मैंने अभी कहा है कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो, कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो तो हम रिजेक्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस को, और अगर कट ऑफ वैल्यू बड़ी हो तो हम एक्सेप्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस। तो यहां पर आपको घुमा सकता है। कट ऑफ वैल्यू किसे कहते हैं? टेबल वैल्यू को। अब अगर हमारी वैल्यू इससे आगे चली जाए, कट ऑफ वैल्यू इतनी है ना, इसकी यहां पर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ जाए तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर हमारी वैल्यू बाहर चली जाए तो रिजेक्ट कर दें। ठीक होगी बात? ये दोनों लाइनें इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बस थोड़ा सा पढ़ ले। The cut off value at given level of confidence, number of degrees freedom with this. If the data simply array, इसको छोड़ दे। If there is not provided, इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये लाइन ऊपर वाली। हाँ जी, ये दोनों डेफिनेशंस पेपर में आई हुई है। गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट किसको करता है? थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्जर्व्ड। वही बात, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। और टेस्ट ऑफ एसोसिएशन किसको करता है? एट्रीब्यूट्स। यहां पर जो बाकी मैंने आपको ना मेन डाटा को हाईलाइट करवा रहा हूं। पेपर में ना डेफिनेशन लिखी आएगी नीचे वाली और कहेगा बताओ ये गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है या टेस्ट ऑफ एसोसिएशन है। जब दो एट्रीब्यूट्स का रिलेशन बताया जाएगा, दो एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? क्वालिटेटिव डाटा। एट्रीब्यूट्स किसे कहते हैं? क्वालिटेटिव डाटा। अगर दो एट्रीब्यूट्स का आपस में रिलेशन बताया जाए तो वो कौन टेस्ट करेगा? टेस्ट ऑफ एसोसिएशन। और अगर
दो यानी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन बताया जाएगा, तो वो गुडनेस टू फिट टेस्ट। फिर उसके बाद ये 2 लाइनें के बाद सारा छोड़ दें, बाकी जो सवाल है वो करने हैं। ये सवाल दिल करे कर लेना, वरना छोड़ देना। उसके बाद आपने ये लाइन करनी है, ये वैसे ये करेक्शन वाली, any numerical value o minus e must be reduced regardless of sign। 396 ये बात, ये जो अभी मैंने लिखवाई भी थी। तो बाकी ये 2 सवाल और ये चीजें बाकी खत्म। ये काई स्क्वायर इतना ही है इस चैप्टर में जो मैंने आपको हाईलाइट करवाया है, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट नजर भी नहीं आएगा आपको, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैंने तो आपको कहा है परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी खुद ही परेशान होते हो। मैं वही करवा रहा हूँ जो करवा रीडिंग। अच्छा ये ना स्टिकी नोट्स लाजमी पढ़ के जाना, वहां से भी एक सवाल बन जाता है। हर चैप्टर के स्टिकी नोट्स एक दफा पढ़ लेना, कोई चीज इंपॉर्टेंट लगे तो ठीक है। एक दफा स्टिकी नोट से सवाल आ गया थी लीनियर प्रोग्रामिंग में कितने स्टेप इन्वॉल्व है, और वो किसी चैप्टर के अंदर नहीं लिखा हुआ था, वो स्टिकी नोट्स के अंदर स्टेप लिखे हुए। स्टेप नंबर 1 डिफाइन वेरिएबल, फिर अब हम नहीं कहते थे जी, पहले वो एक टेबल बनाते थे, फिर कंस्ट्रेंट वेरिएबल और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिफाइन करते थे। तो उसने ये 6 स्टेप हैं उसके, लीनियर प्रोग्रामिंग के 6 स्टेप होते हैं। तो उसने पूछ लिया कि कितने स्टेप इन्वॉल्व, और वो क्वेश्चन के अंदर थे ही नहीं, चैप्टर पूरे के अंदर नहीं थे, स्टिकी नोट्स के अंदर थे। तो ये लिखा तो वो पिछले का ही होता है, लेकिन एक नजर पढ़ लेना। जैसे ये लिखा हुआ है ना, स्टेप इन्वॉल्व टू पॉपुलेशन मीन। इसमें अगर आप आ जाए जरा, सबसे पहले यहां से एक सवाल बनता है, बताओ कौन सा? ए टेस्ट कब लगता है? एक सवाल कब लगता है बताओ? जब सैंपल साइज स्मॉल। और दूसरी शर्त वो उसकी कंडीशन नहीं है, वैसे अगर सिग्मा नो ना तो फिर टी टेस्ट लगता ही नहीं। द अप्रोच ऑफ दिस, वो कहता है टी डिस्ट्रीब्यूशन इज द सेम व्हेन यूजिंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जी जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जी क्या होता है? कहते हैं इंस्टेड ऑफ रीडिंग द जी वैल्यू ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, टी टेस्ट इज रेड ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। कहता है जब टी टेस्ट लगता है ना, तो जी टेबल देखने की बजाय हम कौन सा टेबल देखते हैं? टी का। द टी डिस्ट्रीब्यूशन इज स्ट्रक्चर डिफरेंटली टू द नॉर्मल टेबल। वो कहता है उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर है इसका। The normal curve is structured to show the area of the curve within the number of standard deviation from the mean given the value in the left column and the top row। ये क्या कह रहा है? ये टेबल देखने का तरीका बता रहा है। जब टेबल तो देखते हो ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल किया है ना, अब जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल देखते हो तो कैसे देखते हो पता है? एक नीचे वाले कॉलम गिवन होता है 2.5, और फिर ऊपर से टॉप से देखते हो कि कहां पर देखना है। अगर 1.52 को देखना हो तो कैसे देखते हो? 1.5 लेफ्ट साइड से और 2 ऊपर से। ये लिखा हुआ है। कहता है द नॉर्मल कर्व शो द एरिया विद इन द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम मीन बाय वैल्यूज इन लेफ्ट हैंड कॉलम एंड टॉप रो। 1.5 लेफ्ट हैंड कॉलम और ऊपर टॉप रो को देखकर आप जी की वैल्यू देखते हो। और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जितनी वैल्यूज होती हैं उनको क्या बोलते हैं? जी वैल्यू या स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मुझे बताओ जरा, ये जो सारी स्पेस है इसे क्या बोलते हैं? जो कर्व के नीचे स्पेस है इसे क्या बोलते हैं? जो कर्व के नीचे स्पेस है, एरिया है, वो उसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको पता नहीं है कि ये मीन है दरमियान वाली लाइन, और यहां लेफ्ट और राइट साइड पे स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 0.5। वो क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी वही कह रहा है, नॉर्मल कर्व इज स्ट्रक्चर्ड एरिया ऑफ द कर्व विद द नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आगे क्या लिखा हुआ है? जी वैल्यू।
आपने देखा होगा आप ऐसे लाइन लगाते हैं और नीचे वैल्यू जो होती है ना उसको जी की वैल्यू लिखते हो, ऐसे कभी लिखा है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे किया है ना, तो ये जो जी वैल्यू आपने यहां से लिखी है ये बेसिकली क्या है? और आपको नहीं पता अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो तो ये स्पेस कम होती ज्यादा, अगर स्टैंडर्ड डिविएशन कम हो तो ये जो दरमियान में स्पेस है ये कर्व जो है ये सुकड़ जाती है या फैल जाती है? सुकड़ जाती है क्योंकि दरमियान में स्पेस कम हो रही है। और अगर स्टैंडर्ड डिविएशन ज्यादा होता जाए तो ये फ्लैटर होती जाती है। ये तो मैंने भी बात एक दफा बताई थी आप लोगों को, लेकिन वो बचपन में बादामें खाते तो फायदा होता। T distribution is structured to the T value include या exclude percentage of the curve number of degree of freedom। अब ये पढ़ ले ठीक है, वजन इतना जरूरी नहीं, ये यहां से सिर्फ इसको एक नजर पढ़ना है, बाकी इसके ऊपर ही लिख लें। टी टेस्ट यहां पर इसके ऊपर लिख लें कि टी टेस्ट डिपेंड्स अपॉन स्मॉल सैंपल साइज, स्मॉल सैंपल साइज इधर भी लिख लो। और टी टेस्ट कहां लगता है? पॉपुलेशन मीन के लिए, और इसके अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी इस्तेमाल होता है। बस इसको करने की जरूरत नहीं है। बाकी यहां से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सवाल करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इसमें से चाहे सारे कर लेना। यहां पर देखें, ये मैंने मेरे ख्याल में करवाया था, ये लाइन देखें जरा। द स्टैंडर्ड एरर इज अ फंक्शन ऑफ सैंपल साइज, इफ द सैंपल साइज इंक्रीज स्टैंडर्ड एरर, ये तो करवा, ये एक्यूरेसी वाला तो करवा दिया था ना। चलिए हाँ जी, उसके बाद जो आपको उस क्वेश्चन यानी लेक्चर्स के अंदर थ्योरी बताई गई है ना, उसके अलावा मैं एक चीज बस बतानी है, और तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा प्रैक्टिकली भी। ये बात भी मैंने आपको लिखवा दी हुई है, इंपॉर्टेंट है। कौन सी? The normal distribution is used when n 30 or so more. T distribution is used only for small sample, और chi-square is used for the certain circumstances। ये तीनों लाइनें इंपॉर्टेंट है। n अगर t से बड़ा है तो z टेस्ट, n अगर छोटा है तो t टेस्ट, और कुछ सिचुएशंस के ऊपर, वो कौन सी सिचुएशन है? जब सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखना हो ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का, या एट्रीब्यूट्स का रिलेशनशिप देखना हो, तो कौन सा टेस्ट लगता है? chi-square टेस्ट। और मेरे ख्याल में इसकी लास्ट बात, तो ये तो हम कोई और चैप्टर लेकर फिर 13 ये तो 13 यहाँ पर 14 पे। ये जी 1 टेल और 2 टेल टेस्ट देख ले। ये मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं। कहता है कि जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम नल हाइपोथेसिस, कौन सा टेस्ट लगाएंगे? 2 टेल। अब 2 टेल की पहले निशानी देख लो, कुछ इस तरह से बनेगा। ये 2 टेल होता है। और अगर कुछ इस तरह से बना, ये 1 टेल है। और अगर हम ये करेंगे तो ये भी 1 टेल। अब पता चला 2 टेल और 1 टेल का। जो 2 टेल है ना,
ये क्या करता है आपके, ये कुछ ये चीज है और ये इसमें R स्टैंड फॉर रिजेक्शन और A स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस। R स्टैंड फॉर रिजेक्शन और A स्टैंड फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, अब वो कभी कभी आपको ना ऐसे थ्योरेटिकल एरिया दे देगा। अगर आपको ये कहे कि अगर रिजेक्टेड रीजन दो हिस्सों में डिवाइड हो, वो हमेशा टू टेल होता है। अगर रिजेक्टेड रीजन दो हिस्सों में डिवाइड हो तो क्या होगा, टू टेल। और अगर रिजेक्शन रीजन किसी एक हिस्से में होगा, वन टेल। अब आप देख ले, जो एक्सेप्टेंस रीजन है हर दफा दो दफा होता है, लेकिन रिजेक्शन रीजन टू टेल में दो दफा है और वन टेल में एक दफा है। हाँ ये है कि एक्सेप्टेंस रीजन टू टेल के अंदर ना टॉप एंड वाला पोर्शन उसका होता है, लेकिन बॉटम एंड वाला उसका पोर्शन नहीं होता। और अगर वन टेल में देखें तो एक हिस्सा पूरा और एक टॉप एंड का, एक हिस्सा पूरा और एक, और अगर जब दोनों टॉप एंड के होंगे तो टू टेल, अगर एक टॉप एंड और एक कंप्लीट होगा तो वन टेल। तो ये वो अंग्रेजी कुछ इस तरह के इस्तेमाल करेगा और आपको कहेगा कि जरा वन टेल है या ये टू टेल है। फिर आपने पढ़ा होगा कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर भी पढ़ा होगा। टाइप 1 एरर क्या होता है, रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, और टाइप 2 एरर एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स। अब इसके अंदर देखिए ये एक लाइन पहले वाली इंपॉर्टेंट है, और यहां पर अगर आप देखें कहता है अ वन टेल टेस्ट फोकस ऑन द, यहां पर देखना, वन टेल टेस्ट फोकस ऑन वन हाफ द नॉर्मल कर्व ओनली। वन टेल में क्या होता है, रिजेक्शन रीजन दोनों साइड पर आता है या एक साइड पर आता है, यही वही लिखा हुआ है, अ वन टेल टेस्ट फोकस ऑन वन हाफ द नॉर्मल कर्व ओनली व्हेन द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू बी स्मॉलर या लार्जर देन। अब दोबारा सुन लें, अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम नल हाइपोथेसिस, बताओ वन टेल या टू टेल। दोबारा मैं बोलने लगा हूं, व्हेन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज डिफरेंट फ्रॉम नल हाइपोथेसिस, तो वन टेल या टू टेल, टू टेल। और जब ये ग्रेटर देन या लेस देन की बात हो फिर वन टेल। मैं कहता हूं जी नल और अल्टरनेटिव डिफरेंट है, क्या ये बताया है कि कौन ग्रेटर है कौन लेस है? ग्रेटर भी हो सकता है, लेस भी, तो टू टेल। जब अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस सिग्निफिकेंटली एक दूसरे से डिफरेंस है तो टू टेल, और जब ग्रेटर देन है या लेस देन है तो वन टेल। अब यहां पर लिखा हुआ है, अब दोबारा ये देखिए लाइन को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो कहते हैं अल्टरनेटिव इज डिफरेंट फ्रॉम नल, और यहां पर देखें अल्टरनेटिव इज स्टेटेड स्मॉलर या लार्जर देन द नल हाइपोथेसिस। अच्छा ये जो वन टेल है ये टू टेल है, ये नल के ऊपर डिपेंड करता है या अल्टरनेटिव के ऊपर? अल्टरनेटिव के ऊपर। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? अगर अल्टरनेटिव नल से डिफरेंट है तो टू टेल, ग्रेटर है तो स्मॉलर है तो वन टेल। ठीक है, अब यहां पर और वन टेल में क्या कहता है, दोनों साइड पर फोकस करता है या एक साइड पर? एक साइड पर वन टेल में, क्योंकि एक साइड पर वो आ रहा होता है रिजेक्शन रीजन, और अगर टू टेल है तो फिर दोनों साइड पर। और यहां पर भी देखिए वो कहता है क्रिटिकल रीजन या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। आगे देखिए यहां पर उसने लिखा होगा, यहां पर वो कहते हैं स्टैंडिशन इज वन हाफ से बॉटम हाफ क्यों कहते हैं इसको? यहां पर देखें रिजेक्शन रीजन जो हाफ ले रहा है वो टॉप हाफ ले रहा है या बॉटम हाफ ले रहा है? बल्कि यहां पर भी दोनों साइड पर बॉटम हाफ का पर फोकस कर रहा है, और टॉप हाफ जो है वो किसके पास चला जाएगा? एक्सेप्टेंस रीजन के पास, क्योंकि रिजेक्शन थोड़ा हिस्सा हो रहा होता है, एक्सेप्ट ज्यादा हिस्सा हो रहा होता है। तो ये अंग्रेजी में वो इस्तेमाल कर रहा है। मैंने सुना है बच्चों के से कि सर वो टॉप एंड हाफ एंड बोल रहा है तो समझ नहीं लगती, और एंड में पूछता बताओ ये वन टेल है या टू टेल है।
और अगर आप देखें कि बॉटम हाफ कोई एक साइड पर होगी डिस्ट्रीब्यूशन की, वो वन टेल होगा। और आगे देखें नॉर्मल कर्व इज दिस बॉटम हाफ एंड द 50% ऑफ द केसेस। ये उसके बाद कह रहा है एक्सेप्टेंस रीजन के बारे में, ठीक है। बस यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। बाकी ये टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर वो पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ लो ठीक है, नहीं पढ़ो ना पढ़ो। हाँ लेकिन इसके जो बेसिक एग्जांपल्स है वो एक दफा चेक कर लेना अपने हाथ से। उसमें तो क्राइटेरिया रीजन की रेंज दी हुई तो रेंज ही होती है। इसने बोला कि अगर इस रेंज के अंदर ना हो तो वो नल हो जाएगा, दूसरा मतलब रिजेक्शन हो जाएगा। यही तो होती है, रेंज ही तो गिवन होती है। अगर उससे बाहर चला जाए तो रिजेक्ट, उसके अंदर है तो एक्सेप्ट। जब हमने यही पढ़ा है ना कि अगर उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, बड़ी हो जाए, कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी हो जाए तो हम रिजेक्ट कर देते हैं, और अगर छोटी हो जाए उस रेंज के अंदर आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेते हैं।